महान चंद्रशेखर आजाद की शहादत। बरसों से खड़ा हूं यहाँ, बहुत कुछ देखा है मैंने, बहुत कुछ सुना है। उन परिंदों से जो मेरी शाखों पर अपना डेरा बसाते हैं, उन हवाओं से जो दूर दूर की खबरें लेकर आती हैं, अपने इन बरसों पुरानी जड़ों से जो जमीन के भीतर दफन हजारों बरस पुराने किस्से और कहानियां खोज लाती है, उससे ज्यादा छत मेरे फोन में आ रहा है, सुनाती है। उन्हीं किस्से कहानियों के जमघट में छुपी एक कहानी मैं आज आपको सुनाता हूँ। गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर हजारों साल पुराने बसे हुए शहर की कहानी, इस प्रयागराज की कहानी, जिसका वर्णन जो मनुष्य श्वेत शाम नदियों के संगम पर स्नान करते हैं, भी एक प्रसंग मिलता है कि एक बार जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी के पुत्र सनक जी से पूछा कि सर्वोत्तम तीर्थ कौन सा है, तब उन्होंने बताया कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने पुण्य क्षेत्र विद्यमान हैं, उनमें प्रयाग नामक तीर्थ सबसे उत्तम है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने स्वयं कई यज्ञ संपन्न किए थे, इसलिए प्रयागराज को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। तो ऐसे पावन तीर्थ पर बसा है हमारा प्रयागराज। ये उन 4 शहरों में से भी एक है जहां विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। चलिए आज मैं आपको इसी से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाता हूं। समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्रकट हुआ, तब देवताओं और असुरों में उसे पाने के लिए भयंकर युद्ध हुआ। ये देखकर गरुड़राज सुरक्षा के विचार से इस अमृत कुंभ को लेकर क्षीर सागर की ओर उड़ चले। कहते हैं उनकी इस यात्रा के दौरान पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की कुछ बूंदें छलक कर गिर पड़ी और इन बूंदों से उन नगरों की नदियों के पानी में अमृत जैसे गुण आ। यही कारण है कि इन 4 नगरों में हर 12 वर्षों पर कुंभ का पर्व मनाया जाता है। लाखों श्रद्धालु साधु संतों के सैकड़ों अखाड़े गंगा जी में स्नान करने आते हैं, संगम किनारे सत्संग करते हैं, धूम लगाते हैं। थोड़ा करी करो, बात करो। ऋषि भारद्वाज के आश्रम। महर्षि भारद्वाज एक महान तपस्वी ज्ञानी महर्षि थे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भारद्वाज मुनि बसही प्रयागा। चिंगी छा गई, प्राय हुई दोपहर। वो तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। कला और साहित्य के साथ साथ राजनीति का भी खास गढ़ रहा है प्रयागराज। स्वतंत्रता संग्राम के अनेक शूरवीरों और गणमान्य व्यक्तियों का नाता इस शहर से रहा है, जैसे पंडित मोतीलाल नेहरू, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, महामना मदन मोहन मालवीय आदि। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इसी शहर में हुआ था। उनका घर आनंद भवन स्वाधीनता संग्राम की गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र था, जिसकी वजह से प्रयागराज भी आजादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। आजादी की बातें करें तो मुझे याद आता है सन 18 कहे कि अंत में बाजी पलट गई।
परंतु इन युद्ध की वजह से इलाहाबाद एक दिन के लिए ही सही भारत की राजधानी बना। वो दिन था 1 नवंबर 1858। उस दिन प्रयागराज के मिंटो पार्क में एक शाही दरबार लगा था, जिसमें लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का महत्वपूर्ण घोषणा पत्र पढ़ा। आज 10 नवंबर 1858 के दिन से हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो जाए। अब से इंडिया में मलिका विक्टोरिया का राज होगा। ब्रिटिश ताज की हुकूमत होगी यहाँ। उस दौर से निकलकर समय के साथ थोड़ा आगे बढ़े तो मुझे याद आता है अपने चारों ओर बाहें फैलाए ये विशाल पार्क, जिसके आंगन में खड़ा मैं आज आपको ये कहानी सुना रहा हूं। बात सन 1870 की है, जब एडिनबर्ग के ड्यूक एल्फ्रेड साहब इलाहाबाद आए थे। उन्होंने यहां आकर 133 एकड़ के इस बड़े से भूखंड पर एक विशाल पार्क का शिलान्यास किया था। उन्हीं के नाम पर तो इस पार्क का नाम पड़ा है एल्फ्रेड पार्क। ब्रितानवी हुक्मरानों ने इस पार्क के भीतर कई एक महत्वपूर्ण इमारतों का भी निर्माण करवाया। अब जैसे कि ये मशहूर गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी। इलाहाबाद के उस जमाने के कमिश्नर फ्रांसिस ऑटवे मेन एक लाइब्रेरी बनवाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मशहूर आर्किटेक्ट रिचर्ड रॉस्किल बेन को बुलवाया और कहा, बेन, हमने तुमको बोला था हमको एक लाइब्रेरी बनाने का है। I remember, sir. आपने बताया था आपका डियर फ्रेंड और इलाहाबाद का एक्स कमिश्नर मिस्टर कटबर्ट बेंसले थॉर्नहिल का मेमोरी में आपको एक लाइब्रेरी बनवाना है, राइट? यस, थॉर्नहिल खुद एक बहुत काबिल टाउन प्लानर था। स्वयं मंगलमयी लक्ष्मी है। उसके पंक्तों में देवी सरस्वती वास करती है, तो उसके पुष्पों में भगवान शंकर, चतुरानंद ब्रह्मा जी उसके फल हैं और विष्णु जी इन सब का आधार है। गौतम बुद्ध के काल में भी प्रयाग का बड़ा महत्व था। इसका एक बड़ा साक्ष्य है यहाँ उपस्थित अशोक की दात। सम्राट अशोक का संदेश तो इस स्तंभ पर अंकित है। गुप्त काल के शक्तिशाली राजा समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी इसी स्तंभ पर खुला है। 16वीं शताब्दी के अंत में सम्राट अशोक का ये स्तंभ उस किले का हिस्सा बन गया, जिस किले का निर्माण संगम के किनारे मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हजारों वर्ष पुराने इस प्रयाग नामक नगर के आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व से बादशाह अकबर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहाँ एक नया शहर ही बसा दिया और उसका नाम रखा इलाहाबाद, जो वक्त के साथ साथ बन गया इलाहाबाद। अपनी भौगोलिक स्थिति, सुंदर आबोहवा और राजनीतिक महत्व की वजह से इलाहाबाद ब्रिटिश हुक्मरानों को भी बेहद पसंद आया और कुछ ही समय में ये शहर ब्रितानी हुकूमत का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट इसका एक जीवन है। देश के 4 उच्च न्यायालयों में से तो एक ये है ही। इसके अलावा
अनेक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले देने का श्रेय भी इस न्यायालय को जाता है। शिक्षा के प्रसार के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाया गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस शहर को उनका दूसरा महत्वपूर्ण योगदान था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 16 नवंबर 1887 को हुई। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इस विश्वविद्यालय का शुरुआती नाम म्योर सेंट्रल कॉलेज था। यहाँ का विजयानगरम हॉल और 7 खंडी मीनारें इतनी सुंदर और आकर्षक है कि आते जाते लोगों की निगाहें बरबस अपनी ओर खींच लेती है। 20वीं सदी की शुरुआत से ही इलाहाबाद हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरा।